हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक लेसन 5 बुक 1 का प्राथमिक क्रियाएं या इंग्लिश में जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये 5 मार्क्स का चैप्टर है बेटा हमारा। जो फर्स्ट टर्म में क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और ये चैप्टर हमारा बुक 1 का लास्ट चैप्टर है जो हमें फर्स्ट टर्म के लिए करना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कहाँ होती है बेटा? जहाँ भी ये वर्ड आप सुन लो आर्थिक, इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसे से संबंधित बात है। ठीक है। मानव के वे कार्यकलाप यानी वे काम या क्रियाएं, ठीक है, जिनसे आय प्राप्त हो, जिनसे वो पैसे प्राप्त करता है या पैसे कमाता है, उसको हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। अब ये देखो ऐसे कार्य आप अपने मन में सोच सकते हो, जैसे दूध बेचना, फल बेचना, कहीं पर नौकरी करना, शेयर मार्केट का काम करना, मार्केटिंग करना, मेडिकल स्टोर खोलना। बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं जिनसे मनुष्य अपना वेतन या सैलरी प्राप्त करता है, पैसे कमाता है। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनको मुख्यतः ये जो मैंने इतने सारे काम बताए हैं आपको, इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। मुख्यतः 4 प्रकार की हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 होती है हमारी प्राथमिक क्रियाएं, जो कि अब इस चैप्टर में हमने पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। नंबर 2 द्वितीयक क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तृतीयक क्रियाएं टेरिटरी एक्टिविटीज़। और चतुर्थ क्रियाएं क्वार्टरनी। ये जो तीनों क्रियाएं हैं ये हम टर्म सेकंड में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टर्म में सिर्फ हमारे सिलेबस में प्राथमिक क्रियाएं ही हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको डिटेल में। प्राथमिक क्रियाएं, देखो प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो सीधे सीधे हमारे भौतिक वातावरण पर निर्भर होती हैं। यानी भौतिक जो पर्यावरण है, अब भौतिक पर्यावरण क्योंकि ये पृथ्वी के जो संसाधन होते हैं, क्या होती है, भौतिक पर्यावरण पर क्यों निर्भर है? क्योंकि जो पृथ्वी के संसाधन हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे जल, भूमि, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज के उपयोग के बारे में ये बताती हैं। यानी ये वे क्रियाएं हैं जिनमें इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये वाली जो क्रियाएं हैं, ये प्राथमिक जो क्रियाएं, ये किस पर निर्भर होती हैं? ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान करे हैं। कुछ प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं इस प्रकार हैं, जैसे आखेट एवं भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि यानी खेती करना, खनन यानी धरती के अंदर से खनिज वगैरह निकालना। तो ये क्रियाएं हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आखेट एवं भोजन संग्रह। हमें क्या पढ़ना है? आखेट एवं भोजन संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब भोजन को इकट्ठा करना। तो ये जो हमारी क्रिया है, कौन सी? आखेट। ये विश्व की प्राचीनतम प्राथमिक क्रिया है, सबसे पुरानी, यानी जो आदि मानव के टाइम की थी, जब ये शुरुआत में हुई थी, सबसे पुरानी ये हमारी क्रिया है। आदि मानव अपने जीवन यापन के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहते थे। यानी वो जहाँ रहते थे वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था उस पर ही वे निर्भर रहते थे। उनका जो जीवन यापन था वो 2 कार्यों से होता था। कौन कौन से 2 कार्य? एक तो आखेट करना और दूसरा आसपास के जंगलों से, देखो एक तो पशुओं का आखेट करना, देखो इस वाले में यहाँ दिखा रखा है ये ना, इस तरह से आदि मानव आखेट करते थे और उनके हथियार भी लिमिटेड ही होते थे, अभी बताता हूँ। और जंगलों से खाने योग्य पौधे, ये पाए नहीं है, पौधे एवं कंदमूल इकट्ठा करना। देखो एक कंदमूल के बारे में यहाँ बताया गया है, इस तरह के वो कंदमूल थे। हालांकि परात वगैरह उस टाइम पे नहीं होती थी, लेकिन इस तरह के कंदमूल उनको मिल जाते थे। तरुड़, ये तरुड़ नाम का कंदमूल है। तो इन चीज़ों पर वो निर्भर रहते थे। आदि मानव जो है मेनली पशुओं पर ही निर्भर रहते थे। और ये कार्य कहाँ होता था? ये कार्य अत्यधिक गर्म या ठंडे प्रदेश के जो लोग थे वो शिकार द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते थे और उस भोजन से ही वो अपना जीवन यापन करते थे। वो बात अलग है कि इस तरह जब शिकार ये करते रहे पशुओं का, तो बहुत सारे वन्य जीव ऐसे हैं जिनकी जातियाँ या तो लुप्त हो गई या लुप्त होने के कगार पर आ गई। अब ये आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के वो क्या प्रयोग करते थे? हथियार। देखो ये यहाँ ये लकड़ी है और ऊपर आ गए ये पत्थर, यानी पत्थर और लकड़ी के जो औजार थे
देखो ये पत्थर का खंजर इधर है ना, तो पत्थर और लकड़ी के जो औजार थे उन्हीं को वो प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए। अच्छा, शिकार के कारण अभी मैंने बताया जो वन्य जीव हैं उनकी बहुत सी जातियाँ लुप्त हो गई या लुप्त होने के कगार पर हैं। शिकार के लिए पत्थर और लकड़ी के बने औजार यूज करते थे, ये इस फिगर में ऊपर आपको दिखाई दे रखे। अब होता क्या था कि अब ये जो इनके पास हथियार हैं, इन हथियारों से हर प्रकार के पशुओं को तो शिकार कर नहीं सकते थे, बड़े पशुओं का तो शिकार हो नहीं सकता था। तो क्या होता था, इनसे मारे जा सकने वाले जो पशु थे, इन हथियारों से, जो ऊपर ये हथियार दिखाई दे रहे हैं, इनसे जो पशु मार सकते थे, जिन पशुओं की वो क्या कर सकते थे, शिकार कर सकते थे, उनकी संख्या सीमित, यानी छोटे पशुओं को ही वो मार सकते थे, बड़े पशुओं को इनसे नहीं मार सकते थे, जैसे गैंडा वगैरह। ऐसे पशुओं को मारना उनके लिए मुश्किल था। ठीक है, उस टाइम पे शिकार करते थे। लेकिन अब क्या, वर्तमान समय में तो अनेक देशों ने, इसमें भारत भी शामिल है, भारत समेत, है ना, भारत समेत क्या है, अनेक देशों ने शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है। जैसा कि आप जानते हो, हमारा जो प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान है, वो राजस्थान में काले हिरण के शिकार के मामले अभी भी उनके ऊपर केस चल रहा है, अभी भी उनका पीछा उससे नहीं छूटा है। तो जब वो पकड़ के ले आते थे तो उसको मार कर उसका मांस निकाल के, इस तरह देखो इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा, आदि मानव इस तरह आग जलाकर उसको भूनते थे और भून कर उसको खा लेते थे, और खाकर अपनी पेट की जो आग है उसको वो बुझा लेते थे। ठीक है, अब होता क्या था, इस क्रिया में जो भोजन है वो शेष नहीं रहता था। क्यों, उन्होंने पशु को पकड़ा, अब खाने वाले कितने हैं परिवार में वो अलग है, तो इस क्रिया में क्या होता था, उनके पास भोजन शेष नहीं रहता था, और प्रति व्यक्ति उत्पादकता, यानी हर किसी को जो भोजन मिलता था वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, वो बस काम चलाऊ ही मिल पाता था, इतना कि वो उससे पेट भर सकें। उस समय आदि मानव के पास तकनीक ज़्यादा नहीं थी, तो वो भोजन का संग्रह भी ज़्यादा नहीं कर पाता था। अब भोजन संग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो भोजन संग्रह है वो विश्व के मुख्यतः दो भागों में किया जाता था। नंबर एक, उच्च अक्षांश के क्षेत्र, एक तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र होते थे, जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। तो देखो ये जो हमारा हिस्सा है उत्तरी कनाडा, ये सारा आप ऐसे ही लाइन उसमें भी लगा सकते हो। ये जो हमारा हिस्सा है ये सारा, ये हमारा उत्तरी कनाडा का हिस्सा कहलाया जाता है। और उत्तरी यूरेशिया देखो हमारा ये लगभग यहाँ से ये सारा ऊपर का हिस्सा जो है, ये इसको हम इसमें शो कर सकते हैं, जो उत्तरी यूरेशिया का हमारा हिस्सा है। एक तो ये हो गया। दक्षिणी चिली थोड़ा सा नीचे आएगा जब हम करेंगे अभी। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं, निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन और उष्ण कटिबंधीय, ये जो है ये उष्ण कटिबंधीय है। अमेजन बेसिन हमारा ये इधर, ये सारा हिस्सा, ठीक है, ये आप इस तरह से ही प्रैक्टिस कर लेना। और जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका जो है हमारे पास, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा अफ्रीका का। और पूर्वी एशिया के जो है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो हमारे कंट्रीज हैं, ये एशिया वाले, तो ये यहाँ पर ये कार्य ज़्यादा किया जाता था। इस तरह से मैप में भी आप समझ चुके हो, और मैप में आपको इसी तरह से अगर आ जाता तो इसी तरह से आपको शेडिंग भी करनी है। तो ये हिस्सा है जहाँ पर भोजन संग्रह का कार्य मुख्यतः किया जाता था। निम्न अक्षांश के क्षेत्र, नाम आप याद रख लेना, और मैंने इसमें बनाकर दिखा दिया है। उष्ण कटिबंधीय होता क्या है मेनली, देखो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है मेनली। ये जो हमारी रेखा होती है, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है ये होती है भूमध्य रेखा। और ऊपर जो होती है यहाँ पर, ये हमारे इंडिया के उससे गुजर रही है, ये होती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है। और नीचे यहाँ पर होती है मकर रेखा। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और ये हमारी जो बीच की है ये होती है भूमध्य। तो होता क्या है, कर्क रेखा और ये जो हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, इसके बीच का जो ये हिस्सा है, ये सारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप बेटा ध्यान रखने वाले हो। आगे चलते हैं। देखो उष्ण कटिबंधीय के अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया वगैरह ये हमारे आ गए। अब होता क्या है, वर्तमान समय में क्या हो गया कि भोजन संग्रह का व्यापारीकरण हो गया। इससे लोग व्यापार करके पैसे वैसे कमाने लगे। कैसे, जो कीमती पौधे हैं, कीमती पौधों की पत्तियाँ, ठीक है, कीमती पौधों की पत्तियाँ क्या करने लगे,
छाल एवं औषधीय पौधों को संशोधित करके वो बाजार में बेचने लगे। ठीक है ना। ये जो भोजन संग्रह का कार्य था, धीरे धीरे समय के साथ साथ समय में परिवर्तन आया और वो इसका व्यापारीकरण करने लगे। कीमती पौधों की जो पत्तियां हैं, छाल हैं, जो औषधीय पौधे हैं, इनको थोड़ा सा संशोधित किया वैज्ञानिक तरीके से, तकनीक के प्रयोग से, और उसको फिर बाजार में बेचना शुरू करा, जिससे पूंजी कमाने लगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि छाल का उपयोग कुनैन बनाने में, कुनैन आपने समझ जानी होगी, जानवरों की खाल से चमड़ा बनता है, पत्तियों से कार्क बनता है, पेय पदार्थ बनता है। ठीक है, पेय पदार्थ एवं दवा, रेशे से कपड़ा, दृढ़ फल से भोजन एवं तेल, और तने से रबड़, बलाटा, गोंद और राल, ऐसी चीज़ें निकाली जाती हैं जिसका प्रयोग करते हैं। तो भोजन संग्रह जो है आज के युग में व्यापारीकरण इसका हो चुका था। ये था हमारा आखेट और भोजन संग्रह के बारे में। आइए अब दूसरी प्राथमिक क्रिया देखते हैं, पशुचारण। पशुचारण के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पशुओं को चराना। ठीक है, पशुचारण का अर्थ है पशुओं को चराना। आपने रोड वगैरह पर देखे होंगे, लोग भेड़ बकरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वही ही पशुचारण होते हैं। देखो, समय के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे समय गुजरा, जो लोग आखेट पर निर्भर रहते थे उन्होंने महसूस किया, उन्हें लगा कि सिर्फ पशुओं का शिकार करके काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण में ही शिकार करते थे। धीरे धीरे वहाँ पे पशुओं की संख्या कम होने लगी, शिकार उन्हें मिलने कम शुरू हो गए। तो अब हुआ क्या कि भाई खाली शिकार करके तो जिंदा नहीं रहा जा सकता। फिर उन्होंने क्या करा, शिकार से जीवन यापन संभव नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, लोगों ने पशुपालन व्यवसाय के बारे में भी सोचना शुरू करा। लोगों ने सोचा कि क्यों ना पशुपालन के बारे में काम किया जाए। तो अलग अलग जलवायु में रहने वाले, देखो पूरे विश्व में कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं बर्फ़ है। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग जलवायु है। तो लोगों ने क्या करा, उनके क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पशु हैं उन्हीं को उन्होंने पालना शुरू करा। ठीक है, जब उनको पालना उन्होंने शुरू किया, फिर क्या करा, धीरे धीरे समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी हमारी हाई होती गई। तो भौगोलिक कारणों के कारक के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन जो है व्यापार के लिए भी किया जाता है। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। पशुचारण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है चलवासी पशुचारण, यानी नोमैडिक हर्डिंग। अब चलवासी पशुचारण क्या होता है, प्राचीन समय में चलवासी पशुचारण अहम व्यवसाय होता था, सबसे मेन व्यवसाय होता था चलवासी पशुचारण। इसमें पशुचारक क्या करते थे, अपने भोजन, वस्त्र, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर। देखो, भोजन के लिए क्यों, उनसे दूध और मांस वगैरह उनसे मिलता था, उनकी खाल से वो वस्त्र बना लेते थे, हड्डियों से औजार बना लेते थे, और यातायात के लिए भी उनका प्रयोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी पीठ पर बैठकर, या बुग्गी टाइप की उन्होंने चीज़ें बना ली थी, है ना, पहिए के आविष्कार के बाद, तो उस लिए उसका उपयोग वो कर लेते थे। तो पशुचारक इन चीज़ों के लिए अपने पशुओं पर निर्भर रहते थे। अब पशुचारक क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और उनके क्षेत्र निश्चित होते। क्यों घूमते थे, चारागाह और पानी की खोज में। ठीक है, जिस स्थान पर पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी था और पशुओं को चराने के लिए घास वगैरह बहुत ज़रूरी थी, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, पानी और उत्तम चारागाह की उपलब्धता हेतु। अब पशुचारक क्या होते थे, इस चारागाहों और पानी की खोज के कारण वे बहुत लंबी लंबी दूरियां आपस में तय कर लेते थे। उन्हें पता ही चलता था हम कितनी दूर आ गए हैं अपने रहने की जगह से। तो बहुत लंबी लंबी वे दूरियां तय करते थे। होता क्या था, बहुत से जगहों पर देखो इस तरह के एक पशुचारकों की आपको मैंने फ़ोटो भी दिखा रखी है। इस तरह के पशुचारक आपने अपने गाँवों में या कभी कभी सड़कों पर आपने देखा होगा, भेड़ बकरियों को लेके चलते रहते हैं। कभी भेड़ बकरियाँ, कभी गायें, कभी भैंस, इस तरह एक ही प्रकार के पशु अधिकतर इसमें पाले जाते थे। अब होता क्या है, बहुत सी जगह हमारे ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों में क्या होता था, समतल से पर्वतीय भाग की ओर। ठीक है, और सर्दियों में जब वहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ने लगती थी तो पर्वतीय भाग से फिर से समतल भाग की ओर लोग प्रवास करते थे। कौन से लोग, ये जो पशुचारक हमारे होते थे। अब ये जैसे गर्मियों में पर्वत की तरफ चले गए, सर्दियों में पर्वत से समतल आ गए, तो इस गतिविधि का नाम उन्होंने दिया ऋतु प्रवास। इसको ध्यान से याद रखना, इस गतिविधि का उन्होंने नाम क्या दिया, ऋतु प्रवास। तो क्वेश्चन आ सकता है
कि ऋतु प्रवास क्या होता है, तो उसमें 4-5 आपको ऑप्शन दे देंगे। उसमें तो यही है कि ऋतु बदलना, ऋतु में गर्मी में पर्वत पे चले जाना, सर्दियों में पर्वत से नीचे आ जाना, इसको ऋतु प्रवास कहा जाता था। अब भारत में भी क्या है, भारत में भी हमारे पास हिमालय क्षेत्र है। तो भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन सी जातियाँ ये करती थी, गुज्जर, बकरवाल, ये याद रखना, गद्दी एवं भूटिया समूह द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता था। तो इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश कौन से होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा जमती है, भैया बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, ये उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र होते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में गर्मियों में दक्षिण से उत्तर तथा सर्दियों में उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो चलवासी पशु चारक हैं ये प्रवास करते थे। यानी टुंड्रा प्रदेशों में दक्षिण से उत्तर तो गर्मियों में और सर्दियों में उत्तर से दक्षिण। देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि टुंड्रा प्रदेशों में गर्मियों में पशुचारक किस दिशा में अपना प्रवास करते थे, तो गर्मियों में दक्षिण से उत्तर और सर्दियों में उत्तर से दक्षिण। अब होता क्या था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते थे। ये नहीं कि पूरे विश्व में एक जैसे ये भेड़ पाल रहा था मैं भी भेड़ पालूंगा, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग थी, हर जगह की धरातल की परिस्थितियाँ अलग थी, कहीं पर्वत थे कहीं समतल मैदान थे, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशु पाले जाते थे। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय मैंने आपको बताया जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का हिस्सा होता है, उसमें गाय और बैल ज़्यादा पाले जाते थे। सहारा मरुस्थल में क्या होता है, ऊँट, बकरी, भेड़ यही ज़्यादा पाले जाते हैं, चाहे कहीं का भी हो। तिब्बत और एंडीज पर्वतीय भाग कोई से भी हो, तिब्बत के हों, एंडीज पर्वत के हों, हिमालय के हों, अधिकतर उनमें क्या होता है, याक और लामा वगैरह ही पाले जाते हैं। आर्कटिक एवं उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक एवं उप उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव का मतलब सबसे ऊपर जहाँ पर रसिया वगैरह से भी ऊपर, यानी उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, वहाँ रेडियर वगैरह ज़्यादा पाले जाते हैं। और आप रेडियर क्या होता है, याक, लामा, आप ये गूगल पे सर्च करके देख सकते हो उनकी फ़ोटो वगैरह। मैंने यहाँ ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए लगाया नहीं है। तो इस तरह से ये बैल ये पाले जाते। तो जैसा क्वेश्चन बन गया कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में किस प्रकार के पशु पाले जाते थे, इन सब के नाम दे देंगे, इनमें से आपको एक पर टिक करना होगा। मान लो वहाँ पे आपको दे दिया गाय, लामा, रेडियर, है ना, और बकरी, तो उष्णकटिबंधीय का आ गया, तो आप क्या निशान लगाओगे, गाय। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनने वाले हैं। अब समय के साथ साथ हो क्या रहा है, ये जो चलवासी पशुचारक हैं इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है, राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण। प्राचीन समय में कोई देश नहीं था, कुछ नहीं था, जैसे जैसे देश बने तो देश की बाउंड्री बन गई, ऐसे ही नए राज्यों की बाउंड्री बन गई, नई नई बस्तियाँ बसने लगी। बस्तियाँ बसने से क्या हो गया, चारागाह हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, खेत हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए जो पशुचारकों की संख्या है वो हमारी धीरे धीरे घटती रहती है। अब जब राजनीतिक सीमा बन गई तो एक देश दूसरे देश में थोड़ा आने देगा, ऐसे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में थोड़ा चरने आने देंगे, तो उनका जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया, और जो सीमित हो गया वहाँ भी नई नई बस्तियाँ बनने लगी जनसंख्या के बढ़ने के कारण, तो इस वजह से चारागाहों की संख्या घटती गई। तो इनकी जो क्या है, जो अब संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र निम्न हैं, ये बता दिया इन्होंने। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से, ठीक है, कहाँ से, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से प्राय अरब होता हुआ, ठीक है, और मंगोलिया के मध्य चीन। देखो उत्तरी अफ्रीका कहाँ है, सबसे पहले तो ये देखो, ये है हमारा अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका हो गया। इधर ये अरब कंट्रीज हो गई, ये अरब कंट्रीज होते हुए ये इधर चाइना और ये ऊपर यहाँ पर मंगोलिया, ये हिस्सा, ठीक है। एक तो ये हिस्सा है इनका। दूसरा कहता है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश वही यूरेशिया कह लो आप, ठीक है। आप यूरोप और एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश हैं वो ये ऊपर के, इसको आप यूरेशिया भी कह सकते हो। ये टुंड्रा प्रदेश यही है जो जहाँ बर्फ़ जमी होती है, ये सारा, ठीक है ना, ये सारा इस तरह से ऊपर का हिस्सा आप इसमें दर्शा सकते हो। आगे बोल रहा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। मेडागास्कर द्वीप कौन से हैं, ये वाले, ये हिस्सा हो गया, थोड़ा सा ये अफ्रीका का ये वाला हिस्सा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हिस्से ऐसे थे जो मैंने आपको अब मैप पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना,
तो इसमें टुंड्रा प्रदेशों में थोड़ा सा ये हिस्सा भी हमारा आ जाता है, ये भी टुंड्रा प्रदेशों में ही आता है, ऊपर का ये हिस्सा भी आप दिखा सकते हो। तो ये वो क्षेत्र मैंने आपको मैप पर दिखा दिए जहाँ चलवासी पशुचारण ज़्यादा होता था। ये कहाँ से बनाए मैंने, ये जो आपको 3 ये बना के दे रखे हैं ना, इनसे तो पढ़ के बनाया, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आप इजीली इनको बना सकते हो। आइए अब दूसरे प्रकार का पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन। ये पूरा तरह से व्यापारिक है, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ये पूरी तरह से क्या है, धन कमाने के लिए होता है, ये व्यापारिक पशुपालन है हमारा। देखो आगे कह भी रखा है कि यह व्यापार एवं पूंजी अर्जित करने हेतु उत्तम व्यवसाय है। ठीक है, इससे हम पूंजी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल देखो हम दूध का काम बहुत सारे लोग करते हैं, आपने देखा होगा दूध की डेयरियाँ होती हैं। तो अब वे डेयरियाँ कहाँ से होती हैं, क्योंकि पशुपालन करते हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, दही बेचते हैं, छाछ बेचते हैं, मक्खन वगैरह, वो सब ये व्यापार के लिए ही इसका काम होता है। अब ये हुआ कहाँ से, पश्चिमी सभ्यता यानी यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनसे प्रभावित ये कार्य है, तथा इसमें जो फॉर्म होते हैं वो भी स्थायी होते हैं और बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। जो फार्म हैं जो ये पशु पाले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, जैसे अमूल की कंपनी हो गई, ये इनके जो फॉर्म होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, बहुत सारी संख्या में वहाँ पे पशु पाले जाते हैं। होता क्या है, इसमें संपूर्ण जो बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ताकि चारागाह फिक्स हो जाए। तो होता क्या कि जब चराई का एक क्षेत्र में चारा खत्म हो जाता है तो पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे क्षेत्र में एक साथ छोड़ दिया, एक साथ कभी चारा सारा खत्म हो गया, तो उसको छोटे छोटे भागों में, जैसे मान लो ये पूरा एक फार्म है, इसको हमने ऐसे इस तरह से बांट दिया। ये पहले इस वाले क्षेत्र में चराएंगे, जब इसका चारागाह खत्म हो गया फिर इसमें ले गए, फिर दूसरे में ले गए, तो इस तरह से ये काम करते रहते थे। तो जब एक क्षेत्र में घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता था। अब होता था क्या था, और ये जो फार्म होते थे ना, विशाल जो फॉर्म है, इनमें जो पशुओं की संख्या चारागाह के अनुसार ही होती थी कि भाई चारागाह हमारे पास कितने बड़े चारागाह हैं, ये कितने पशुओं को लिए पर्याप्त हैं चारागाह, उतने ही उसमें पशु पाले जाते थे। और क्या खासियत थी इसमें, एक ही प्रकार के, यानी गाय पाली जा रही तो गाय ही पाली जाएगी, भैंस पाली जा रही तो भैंस पाली जाएगी, बैल पाले जा रहे हैं तो बैल, भेड़ है तो भेड़, बकरी है तो बकरी। तो एक प्रकार के ही पशु इनमें पाले जाते थे। और कैसे क्या हो सकते थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि, एक ही प्रकार के इसमें पशु पाले जाते हैं। ये नहीं कि थोड़े से बैल पाल लो, थोड़े से ये, ठीक है। तो अब होता क्या था, इनसे जो प्राप्त मांस है, खाल है, इन जो पशुओं से प्राप्त मांस, दुग्ध, ये दुग्ध पदार्थ है, ठीक है, और ये ऊन है, इनको क्या करते थे, ये कहाँ होता था अभी मैं बाद में दिखाऊंगा, इनको वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करके विश्व के बाज़ार में बेचा जाता है। ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड है उसमें ये भेजा जाता है। यहाँ पर और क्या खास बात है, यहाँ पशुओं की बीमारियों और स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक तरीक़ों से ध्यान दिया जाता है। वैज्ञानिक तरीक़ों का मतलब स्पेशल डॉक्टर होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब जैसे हम घरों में हम रखते हैं भैंस वगैरह को, तो उनको कुछ हो जाता है हम तुरंत डॉक्टर को बुला के लाते हैं। ऐसे ही यहाँ बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, जो डेयरी फार्म्स हैं ये, तो इनमें भी वैज्ञानिक तरीक़ों से स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं पशुओं की देखभाल करने के लिए। अब यह कार्य होता कहाँ कहाँ है, देखो ये कार्य हमारा कहाँ होता है, ये कार्य होता है हमारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो मेन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। देखो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता ही है ना, कहाँ है, ये हमारा न्यूजीलैंड है ये, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इन जगह पर तो ये होता ही है। ठीक है, अब बाकी हमारे पास बचते हैं कि अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कहाँ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब अर्जेंटीना और उरुग्वे कहाँ है, ये यहाँ पर, ये हिस्सा। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे, इस हिस्से में ये पाले जाते थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका तो सबको पता है यहाँ पर है, तो ये अमेरिका का ये वाला हिस्सा था जहाँ पर ये पशुधन पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है यहाँ से, और न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा, यहाँ इधर ये, यहाँ पर इधर ये नीचे, ये हमारा अर्जेंटीना है और यहाँ पर हमारा यूरुग्वे है। ठीक है, इन हिस्से में, और ये हमारा अमेरिकन का हिस्सा हो गया, जहाँ पर क्या है, ये पशुपालन हमारा
मुख्यतः किया जाता था। थोड़ा सा भाग हमारा एशिया का भी है, ये इधर वाला चाइना के आसपास वाला, यहाँ पर भी ये कार्य किया जाता है। थोड़ा सा अफ्रीका में भी किया जाता है इस क्षेत्र में यहाँ पर। तो ये आप प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, कहाँ कहाँ पर हमारे ये होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ब्लैंक वर्ल्ड के मैप ले आओ, पढ़ो और पढ़ के बार बार, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, आप भी इसमें शेडिंग करो। इसी तरह की शेडिंग करनी है आपको, पेपर में भी इसी तरह की करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कलर नहीं भरना है, बस इस तरह की आप शेडिंग करके दिखा देना कि वाणिज्य पशुधन पालन के मुख्य क्षेत्र। तो उससे क्या है, अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, जो मैप वर्क आपका आने वाला है। तो इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।